नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद यादव। कल आपने देखा होगा कि सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर था उसके 50 क्वेश्चन बताए थे। आज हम शुरुआत करते हैं आगे के प्रश्नों की। आइएगा मित्रों, हमारा सवाल है 51 नंबर का। कौन सा एक महासागर उत्तरी ध्रुव पर स्थित है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर होगा आर्कटिक महासागर। ये नॉर्थ पोल पर स्थित है, नॉर्थ पोल पर, और इसका उत्तर 3 नंबर होगा। आइएगा दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं अपन। 52 नंबर का सवाल है अपना, वैश्विक वायु प्रक्रम नियंत्रित होता है। मित्रों आपको बता देता हूँ कि जो पवनें चलती हैं, पवन हमेशा उच्च वायुदाब से और न्यून वायुदाब की ओर चलती है, न्यून वायुदाब की ओर। तो ये कब संभव हो पाता है? जब वायुदाब पेटियाँ, यानी कि हमारी जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर हमने बीच में देखते हैं तो यहाँ पे विषुवत की न्यून वायुदाब पेटी, फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, फिर उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी, और फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो वायुदाब पेटियों के कारण ये पवनें चलती हैं। तो इसका उत्तर होगा मित्रों अपना 1 नंबर। 1 नंबर उत्तर होगा वायुदाब की पेटियों के द्वारा। अगला सवाल है अपना, शुष्कता से संबंधित है। छोटा सा इजी सा सवाल है कि शुष्कता कहाँ पाई जाएगी इनमें से? भाई शुष्कता कहाँ पाई जाएगी? मरुस्थलीकरण में, यानी मरुस्थल होगा। तो उसके बाद में अगला सवाल है दोस्तों, वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पे पड़ता है? दोस्तों विदेशी व्यापार पर पड़ता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है विदेशों के साथ में खुली आयात निर्यात नीति करना। अगला सवाल है अपना, अफ्रीका का, कल परसों ही मैंने ऑफलाइन क्लासेज में आपको क्षेत्रफल के आधार पर लिखाया था, और उसमें एशिया सबसे 1 नंबर पर एशिया, 2 नंबर पर अफ्रीका, 3 उत्तरी अमेरिका, 4 साउथ अमेरिका, 5 अंटार्कटिका, 6 यूरोप, 7 ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है दोस्तों, देश के भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा दोस्तों बांग्लादेश लगाता है। 4096 किलोमीटर की सीमा लगाता है दोस्तों, 4096 किलोमीटर। और यदि सबसे कम पूछा जाए तो अफ़गानिस्तान लगाता है। सबसे कम भारत के साथ में सीमा अफ़गानिस्तान लगाता है। अगला सवाल होगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी नहीं है? दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का मतलब हो गया ये वाला पार्ट। यहाँ पे रही आपकी महानदी, ये रही यहाँ पे गोदावरी, और ये रही यहाँ पे कावेरी। तो ये तीनों नदियाँ प्रायद्वीपीय महाद्वीप के, कोसी नदी बिहार की है, बिहार की। और ये भी बता दूँ मैं आपको, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है दोस्तों, मानसून की प्रक्रिया से संबंधित है। तापमान की वजह से मानसून, तापमान की दशाओं के द्वारा मानसून की प्रक्रिया नियंत्रित की जाती है। गर्मी के दिनों में अपना जो ये स्थल भाग है, यहाँ पे वायुदाब हो जाता है न्यून, यहाँ पे हो जाता है उच्च, और इधर जल से स्थल की ओर पवनें चलती हैं तो मानसून आता है। अगला सवाल है, हरित क्रांति का संबंध दोस्तों कृषि विकास से है, यानी कि कम भूमि पर अधिक उत्पादन कैसे किया जाए। कम भूमि पर अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, वो हरित क्रांति से संभव हो पाया है। और इसका विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग, वो इसके जनक है। और भारत में पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन ये है जी। अगला सवाल है अपना 60 नंबर का, तंबाकू उत्पादन। दोस्तों 2011 की बात है तो इसका उत्तर आएगा गुजरात, लेकिन मैं वर्तमान की बात करूं तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है। और यहाँ पे एक राजमुंद्री है, आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री, और इस राजमुंद्री नामक स्थान पर तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है।
तंबाकू अनुसंधान केंद्र। ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया सवाल है। भारतीय विदेश नीति बनाई थी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद में अगला सवाल है अपना, वो है जी भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्षण है। इसका उत्तर होगा दोस्तों गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता। अगला सवाल है कि सोवियत संघ, पहले रूस नहीं था, ये रूस का नाम पहले सोवियत संघ था, फिर इसका विघटन हो गया 1991 में, और विघटन होने के कारण पूरा विश्व एक ध्रुवीय विश्व बन गया। एक ध्रुवीय विश्व बन गया रूस के विघटन के बाद में। वैश्विक स्तर की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न अपना, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? दोस्तों काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नेपाल की राजधानी है दोस्तों। नेपाल काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन नाम इसका पूरा है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन इसमें सन गलत दे दी। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों 66 नंबर का सवाल, और इसका उत्तर होगा कि ब्रिटिश संसद द्वारा गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया था। 1773 ईस्वी का रेगुलेटर एक्ट था, उसके तहत भारत में गवर्नर जनरल बनाना प्रारंभ हो गया था दोस्तों, और 1858 में इसको वापस समाप्त कर दिया और वायसराय के पद का सृजन कर दिया गया था, और भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। अगला सवाल है अपना, ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानून किस द्वैध शासन, मित्रों मैं बता दूं आपको, द्वैध शासन 1919 के अधिनियम में लागू कर दिया गया था। द्वैध शासन का मतलब प्रांतों और केंद्र में दोहरा शासन कर दिया गया था, लेकिन इसको आप याद रखना 1935 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। अगला सवाल है दोस्तों 68 का, और इसमें प्रश्न है कि संघ शासन किसके विरोध के कारण लागू नहीं हो पाया? दोस्तों देशी रियासत के राजाओं के, क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद में देशी जो रियासतों के राजा थे, उन राजाओं ने क्या कहा कि भाई यदि भारत और पाकिस्तान जैसे एक संघ बन जाएगा, यानी कि 1935 का जो अधिनियम है वो विरोध झेला किसका? देशी रियासत के राजाओं का, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हमारा रजवाड़ा चला जाएगा। गांधी जी का कौन सा आंदोलन? दोस्तों मैं आपको बता दूं 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर पड़ता है यूपी में। गोरखपुर यूपी में, वर्तमान में यूपी में गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र है, जिसके विधायक हैं माननीय मुख्यमंत्री यूपी के आदित्यनाथ योगी, और इसी गोरखपुर में पड़ता है चोरा चोरी नामक एक स्थान है। यहाँ पर भारतीयों ने यानी क्रांतिकारियों ने एक थाने को जला दिया था, और गांधी जी ने इस आंदोलन की वजह से, इस हत्याकांड की वजह से, इस हिंसा के कारण इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जब ये अपनी चरम सीमा पर था। यदि इसको वापस नहीं लिया जाता तो भारत उसी समय आज़ाद हो जाता। अगला सवाल है, गांधी जी के किस आंदोलन का नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है? मित्रों आपको बता दूं, नमक सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, या मैं यूँ कहूँ कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, और 6 अप्रैल को साबरमती आश्रम पर पहुंच कर के नमक कानून तोड़ा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, जो नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का, दोस्तों सबको आता होगा, आपको भीमराव अंबेडकर थे। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी।
संविधान का निर्माण कर रही थी। संसदीय प्रणाली दोस्तों ब्रिटेन से लाई गई है। दोस्तों ब्रिटेन से लाई गई है। हमारे संविधान में जो अधिकांश बातें हैं मित्रों, ब्रिटेन का प्रभाव रहा है, ब्रिटेन का प्रभाव। मौलिक अधिकार की सूची में दूसरा स्थान मित्रों, मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। पहला आएगा आपका, पहला होगा दोस्तों, पहला होगा अपना समानता का अधिकार, दूसरा होगा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म का अधिकार, पांचवा है संस्कृति का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, जिसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। 74 नंबर का सवाल है दोस्तों। 74 नंबर में संपत्ति के, अभी मैंने बताया था कि संपत्ति के अधिकार को बाहर निकाल दिया गया, 3 नंबर हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। 75 का सवाल है दोस्तों, इसका उत्तर होगा नीति निर्देशक तत्व। ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं और व्यक्ति को काम देने का अधिकार का जो वर्णन दिया गया है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। आपसे कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर मांगता हूँ कि राजस्थान में, राज्य में मनरेगा में कितने दिवस का रोजगार दिया जाता है। वर्तमान की बात कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मित्रों। अगला सवाल है अपना 76 नंबर का दोस्तों, मंत्रिपरिषद को परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति बोलेगा, ये 42वें संविधान संशोधन में कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। दोस्तों कल ही बताया था मैंने आपको कि केंद्र में हो, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की हो, टोटल सीटों का 15% मंत्रिपरिषद में सदस्य होंगे, पीएम के सहित और मुख्यमंत्री के सहित। अगला है दोस्तों, संघ शासन में केंद्र सबल केंद्र बनाने के लिए किस तरह से, मतलब इसका अर्थ ये हुआ 78 नंबर सवाल का कि भाई अवशिष्ट शक्तियाँ, आप इनको यूँ समझिए कि अवशिष्ट शक्तियाँ 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। इन सूचियों में विषय बांटे गए हैं, उनके अलावा जो विषय बच गए दोस्तों उनको बोलते हैं अवशिष्ट विषय, और वो केंद्र को दिए गए हैं। लेकिन ये व्यवस्था कहाँ से ली गई? कनाडा से, जिससे केंद्र क्या बने? मजबूत बने। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है दोस्तों, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी तो होती है, सामूहिक रूप से। यानी कि ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है मंत्रिपरिषद के समक्ष विरुद्ध में, तो पूरी मंत्रिपरिषद को जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये पूछता आपसे कि व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो उत्तर दोस्तों आता आपका राष्ट्रपति। अगले सवाल पर चलते, 80 नंबर का सवाल अपना, और इसका उत्तर होगा 80 नंबर के सवाल का लालू यादव। लालू यादव जनता दल का नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का है जी, राष्ट्रीय जनता दल का है। अगला सवाल है दोस्तों 81 नंबर का, और 81 नंबर मनोविज्ञान शुरू होती है दोस्तों। और मनोविज्ञान शिक्षा, मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का, शैक्षिक परिस्थितियों का। अरे शिक्षा यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत व परिणामों को शिक्षा में काम में ले लो तो शिक्षा मनोविज्ञान बन जाएगा। पढ़ाया था आपको क्लास में। 82 का सवाल है दोस्तों, इसका उत्तर नंबर होगा 1, उत्तर नंबर 1। और उसके बाद में अगला सवाल आता है, थोड़ा क्लियरिटी कम आ रही है।
शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है कि वो किस प्रकार से अपने नियम और प्रक्रियाएं बनाए जिससे कक्षा में अपनी अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस दे सके। अगला सवाल है दोस्तों 84 नंबर का सवाल है और ये भी मैंने आपको कक्षा में करवाया है। 84 नंबर का सवाल है दोस्तों। व्यवहारवाद बिल्कुल मैंने लिखा रखा है आपको वाटसन का है, पुनर्बलन लिखा रखा आपको हल का है, और एक गेस्टाल्ट मैंने बता रखा आपको, तो ये गलत हो गया, ये नहीं भी लिखा है तो कोई नहीं है, ये याद रखना। अब फैकल्टी मनोविज्ञान वुल्फ एंड रीड की है और विचारधारा ये गेस्टाल्ट तो जर्मनी के थे, जर्मनी के, याद करो कोहलर, वर्दीमर और कॉफका 3 थे। आगे सवाल है दोस्तों और 85 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा 1 नंबर समाजीकरण। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है तो उसको कहते हैं समाजीकरण कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल ऑफलाइन में करवा रखा है मैंने, देखिएगा मित्रों। अंतर्दृष्टि का सूझ का सिद्धांत है, बिल्कुल राइट बात है। कोहलर का उद्दीपक अनुक्रिया थाइंडाई का राइट बात है। पुनर्बलन का ये राइट बात है। अनुकूलन, अरे अनुकूलन तो कौन, पावलव देता है। वुल्फ एंड रीड तो फैकल्टी मनोविज्ञान देते हैं, फैकल्टी मनोविज्ञान, तो इसका उत्तर 1 नंबर होगा। अगला सवाल बिल्कुल लिखा रखिए दोस्तों आपको अधिगम की परिभाषाओं में, देखिएगा यहाँ पे शब्द को पकड़ लो, ज्ञान, प्रशिक्षण और आदत। ज्ञान, प्रशिक्षण और आदत 3 शब्द जिसमें आ जाएं उसका उत्तर करो एंड करो होगा, अधिगम की परिभाषा है। अगला सवाल है दोस्तों 88 नंबर का सवाल। दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट है क्योंकि किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है। ये हड्डियाँ होती है दोस्तों, सभी हड्डियों में वृद्धि होती है और सभी हड्डियों में कैल्शियम की मजबूती आ जाती है और मजबूत हड्डियाँ बनने लग जाती हैं। अगला सवाल है 89 का प्रश्न है दोस्तों, 2 नंबर उत्तर होगा इसका कि संवेगात्मक विकास। दोस्तों संवेगात्मक का मतलब होता है हार्टली, इमोशंस कब आप क्रिएटिविटी कर सकते हो, जब बालक के प्रति प्रेम या स्नेह विकसित करेंगे तब बालक का आप संवेगात्मक विकास कर सकते हो। अगला सवाल है दोस्तों, परिभाषा दी है बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया। क्या कह रहा है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। परिभाषा है दोस्तों स्पीयरमैन की परिभाषा है। अगला सवाल है दोस्तों 91 नंबर का, 91 का सवाल डिलीट है सर ये डिलीट है क्योंकि इसमें एक भी प्रश्न सृजनशीलता से संबंधित उत्तर नहीं दे रहा है। अगला सवाल है दोस्तों 92 का, बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो अध्यापक को करना चाहिए कि बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यानी कि बालक को स्वतंत्र, अपन ने पढ़ा था कि सृजनात्मक बालक है उसके में अध्यापक और निखार कब लाएगा, जब उसको स्वतंत्र छोड़ेगा, उसको किसी भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाए, यानी कि उसको बाध्य नहीं किया जाए, तो यहाँ से पे प्रतिबंधित नहीं करना होगा। अगला सवाल आएगा दोस्तों, वो है अपना 93 का सवाल है दोस्तों, 2 नंबर उत्तर होगा इसका। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऊंच या नीचे प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता के बीज होते हैं, बिल्कुल राइट बात है, चाहे कोई भी हो सृजनशीलता के बीज होते हैं, लेकिन उसको उपयोग में कैसे लेता है। और सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूर का ही संबंध है, नहीं बिल्कुल निकटता का संबंध है, ये बात गलत है दोस्तों। अगला सवाल है 94 नंबर, सृजनशील का मापन करने के लिए कौन सा एक परीक्षण उपयुक्त नहीं है। दोस्तों सृजनशीलता में पहाड़े की बात कहीं नहीं आती। ये सृजनशीलता का मतलब होता है निर्माण करना, रचनात्मक कार्य करना,
रचनात्मक बालक होता है। और रचनात्मक बालक होता है, इसका चिंतन मैंने आपको बताया था अपसारी, जो अभी रीट में पूछा गया था कि रचनात्मक बालक का चिंतन किस प्रकार का होता है दोस्तों, अपसारी का। उसके बाद में बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है दोस्तों। बहिर्मुखी का मैंने बताया था आपको कि व्यक्तित्व होता है प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सरलता से हार नहीं मानता हो, और उसको कहते हैं अपन बहिर्मुखी व्यक्ति। ये लोकप्रिय सामाजिक साहसी होते हैं। 96 का सवाल है दोस्तों, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है। इसका उत्तर होगा दोस्तों, आपको याद कीजिएगा, 3 नंबर उत्तर आएगा। जीवन वर्थ कथा या व्यक्ति, या अपन पढ़ते थे आत्मकथा या व्यक्ति इतिहास विधि, जिसमें बालक की समस्याओं के कारणों का पता लगाते हो, फिर उसका निदान करते हो, और उसके बाद में फिर आप उसको क्या देते हो, उपचार देते हो, उपचार देते हो। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर। 97 नंबर का क्वेश्चन है सर। 97 का, एरिक्सन के अनुसार आप अपना व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते। दोस्तों एक भी सवाल इसमें से नहीं उत्तर दे रहा है, इसलिए इसको डिलीट किया गया। अगला सवाल दोस्तों, मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये अभी उसमें भी पूछा गया था, सेकंड ग्रेड में मैंने जोर दे करके बताया था। M बराबर मोटिवेशन बराबर N+D+I। N यानी नीड, D यानी ड्राइव, I यानी इंसेंटिव। यानी कि नीड यानी आवश्यकता, ड्राइव यानी चालक या प्रणोद या अंतर्नोद, और I यानी प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। उत्तर नंबर 3। रीट में भी आया था ये क्वेश्चन दोस्तों। अभी 99 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर एलन पारकास्ट की डाल्टन थी दोस्तों, डाल्टन योजना का प्रतिपादन किया था पारकहर्स्ट ने। उसके बाद में 100 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको डिलीट किया गया है। ये इस तरह से अपना आज का ये पेपर कंप्लीट हो गया है। कल नए पेपर के साथ में फिर हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।